नगरपालिका के रेंगाटोला स्थित कचरा संग्रहण केंद्र का 22 नवंबर को नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, स्वास्थ्य विभाग सभापति संगीता कावरे ने निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ देवेंद्र मस्कोले, स्वास्थ्य प्रभारी सूर्य प्रकाश उइके, केंद्र प्रभारी दीपक मोंगरे एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। यहां निरीक्षण के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष एवं सभापति ने कचरा संग्रहण केंद्र में सूखे कचरे का एकत्रीकरण, गीले कचरे से बनाई जा रही खाद और यहां कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्यों को देखा। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि कचरा संग्रहण केंद्र के निरीक्षण के दौरान देखने में आया कि यहां नगरपालिका के 17 कर्मचारी शहर से प्रतिदिन आने वाले कचरे से सूखा और गीला कचरा अलग करते हैं, जिससे उन्हें बीमारियों का खतरा भी है। बावजूद इसके वह अपनी जान जोखिम में डालकर कचरा निष्पादन में पूरी लगन और मेहनत से सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। नगरवासियों से भी अपेक्षा है कि वह जिम्मेदार नागरिक बनकर कचरा गाड़ी में सूखा और गीला कचरा अलग अलग डालें, ताकि यहां कचरा को व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कई वार्डों में देखने में आया है कि नागरिक कचरा गाड़ी का इंतजार किए बिना घरेलू कचरा नालियों में फेंक देते हैं, जिससे गंदगी और बढ़ जाती है। उन्होंने नागरिकों से अपेक्षा की है कि शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने में वह नगरपालिका का सहयोग करें और घर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कचरा गाड़ी में डालें। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ 17 हमारे कर्मचारियों की टीम है जो निरंतर यहाँ अपनी सेवा दे रही है और काफ़ी मेहनत उन लोगों को इस वर्क में करना पड़ता है। जो शहर का सारा कचरा यहाँ आके डंप होता है और उस कचरे में से यहाँ के कर्मचारी गीला कचरा और सूखे कचरे को अलग अलग करते हैं। काफ़ी मेहनत का काम है और काफ़ी रिस्क भरा काम है। इससे कई प्रकार की बीमारियां होने का भी खतरा रहता है, लेकिन वो कर्मचारी जहां अपनी जान की परवाह किए बिना इस कार्य को सक्रियतापूर्वक करते हैं, वहीं हम एक साधारण नागरिक होने के नाते अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें कि कचरा गाड़ी अगर हमारे घर तक आती है, हमारे वार्ड में आती है, तो हम गीले कचरे को अलग रखें, सूखे कचरे को अलग रखें और कम से कम जो गाड़ी इतनी दूर शहर से लाके कचरा डंप करती है, तो कम से कम हम अपने घर से निकल के उस कचरा गाड़ी तक तो अपना कचरा डाल सकते हैं। बालाघाट मुख्यालय में भारी वाहनों के आवागमन के लिए बाईपास, रिंग रोड व ओवरब्रिज न होने के चलते वाहन शहरी क्षेत्र के अंदर से गुजरते हैं, जिससे न सिर्फ यातायात बाधित होता है बल्कि सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। इतना ही नहीं, ट्रेन के संचालन के दौरान सरेखा रेलवे फाटक, बैहर चौकी रेलवे फाटक, गर्रा रेलवे फाटक व भटेरा रेलवे फाटक लगने पर यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यहां लोग घंटों जाम में फंसकर परेशान होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम सरेखा रेलवे फाटक पर टी आकार का उड़ान पुल स्वीकृत हुआ है और राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। बावजूद इसके पुल निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, जिस पर मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष ने इस देरी का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़कर उन्हें जिम्मेदार बताया है। सरेखा ओवरब्रिज निर्माण को लेकर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि जनता उन्हें दोष दे रही है कि लगातार ब्रिज के निर्माण की बात कहे जाने के बाद भी काम शुरू तक नहीं किया गया है। लेकिन ये देरी शासन की तरफ से नहीं हो रही है बल्कि अधिकारियों की तरफ से हुई है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने ब्रिज निर्माण की प्लानिंग व तैयारी को सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि सरेखा रेलवे फाटक टी आकार का बनाया जाना है, जिससे कि गोंदिया बालाघाट के बीच सुगम यातायात होने के साथ ही बैहर मार्ग से बालाघाट की तरफ आने वाली राहगीर व वाहन बैहर चौकी रेलवे फाटक बंद होने की स्थिति में सरेखा से होकर गुजर सकें। उन्होंने बताया कि उड़ान पुल निर्माण की कुल लागत 70 करोड़ रुपये है, लेकिन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में 29 करोड़ रुपये की राशि खर्च होनी है और करीब 8 करोड़ रुपये रेल पात में लगेंगे। बाकी राशि से उड़ान पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसकी ही अधिकारियों ने सही तरीके से आकलन नहीं किया, जिससे कि इसके निर्माण की प्रक्रिया में देरी हुई है। समझ सके कि आखिर रेलवे ओवरब्रिज बनाने का कौन सा तरीका है, मैं तो नहीं समझ सका। आज मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरा राज्य के वित्त पर निर्भर करता है। राज्य सरकार वित्त देगी, पैसा देगी तो बनेगा। वो हम अखबार पढ़ के बड़े खुश होते थे कि आधा पैसा भारत सरकार देगी। ऐसा नहीं है। दोनों पट्टियों के बीच का भाग 16 करोड़ का बना रहे। शेष 71 करोड़ की जमीन की लायबिलिटी राज्य सरकार की। जमीन को प्राप्त करना, अधिग्रहण करना, कब्जा दिलाना, उसका भू अर्जन और जो 300 मीटर का स्पान बनेगा उसका निर्माण राज्य सरकार कर देती है। लेकिन शायद
मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता के नसीब में लिखा रहा होगा कि राज्य में हमारी सरकार हो, उस सरकार में मैं मंत्री भी नहीं रहूँगा, लेकिन एक सीनियर नेता होने के कारण, सीनियर कार्यकर्ता होने के कारण, सीनियर विधायक होने के कारण हमारे प्रस्तावों पे वजन होगा। और आज मुझे बताते प्रसन्नता है कि 2 रेलवे ब्रिज का पैसा हमको प्राप्त हो चुका। मेरे घर के सामने BK9 30 करोड़ टेंडर कल नेक्स्ट मंडे आएगा, लग जाएगी। अब गलती नहीं होगी क्योंकि उसमें कोई जमीन अधिग्रहण नहीं, 100% सरकारी जमीन। तो अभी जब तक काम शुरू होगा, हमने डिवाइडर रोड के भी काम को थोड़े दिन के लिए सस्पेंड रखा है, क्योंकि बनाएंगे फिर बीच में नाश होगा पैसा। वो उधर 300 कहाँ तक चल जाएगा, डेंजर रोड तक चल जाएगा, मतलब लगभग प्लेयर तक चल जाएगा, और इधर आ जाएगा SP बगले, हमारे बगले के और आगे तक। लेकिन वहाँ स्थिति ऐसी नहीं, वहाँ तो को बनानी तीनों तब देना है। टी पॉइंट फाइनेंस ने कहा भाई टी पॉइंट क्यों, हमने कहा भाई कल बैयर का नहीं बनेगा तो कम से कम इससे काम चलाएंगे। और 27 तारीख को मैंने भटेरा के स्कूल में, हाई स्कूल भटेरा चौकी में, वार्ड नंबर 2, 1, 10, 11 के सभी लोगों को आमंत्रित किया है। हमने इन्विटेशन बैठक में आने के लिए हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी के हस्ताक्षर से मैंने आग्रह किया है, आओ आइए बैठिए, हम इसको और भी देना चाहते हैं। आप उस कष्ट के लिए सहभागी रहें, जो आपके संपत्ति, आपके पसीने का एक एक ईंट जो आपने जो है उसको हम तोड़ेंगे, तो हमारे ऊपर आपकी बददुआएं न लगे, आपकी सहमति मिले। और सहमति नहीं मिलेगी तो फिर सारा फैसला उन पर हम छोड़ देंगे। मुझे पता है कि एक ईंट जोड़ने में कितना मेहनत लगता है, जो जोड़ता है उसको पता नहीं, लेकिन उसको इतने विश्वास में लेके करेंगे। बता दें कि सरेखा समेत अन्य रेलवे फाटक पर उड़ान पुल निर्माण के लिए लंबे समय से कवायद की जा रही है। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सरेखा ओवरब्रिज निर्माण को लेकर कार्यवाही की थी, जिसका नतीजा ये रहा कि वरिष्ठ स्तर से सर्वे टीम ने बालाघाट पहुंचकर सर्वे का कार्य किया था, जिसके बाद ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन जैसे ही 2022 में नगरपालिका चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, एक बार फिर सरेखा रेलवे फाटक पर उड़ान पुल निर्माण को लेकर सर्वे टीम पहुंची। इतना ही नहीं, नगरपालिका चुनाव के बाद 5 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंचीय कार्यक्रम से उड़ान पुल निर्माण का भूमि पूजन भी कर दिया। बावजूद इसके अब तक निर्माण के लिए नींव तक नहीं खोदी गई है। अब तक जिला चिकित्सालय में ही प्रसव के दौरान प्रसूता की मौत के मामले सामने आते रहे हैं, जिससे लगता था कि जिला चिकित्सालय में प्रसूता के इलाज में शासकीय चिकित्सक लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन निजी अस्पतालों में भी अब प्रसूता की मौत के मामले ने प्रसूताओं के इलाज को लेकर चिंतनीय स्थिति पैदा करती है। गत दिवस लालबर्रा थाना क्षेत्र के धारावासी निवासी 26 वर्षीय अंबे नागेश्वर को प्रसव के लिए मोतीनगर स्थित जैन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गत दिवस शाम 7:30 बजे उसका ऑपरेशन से प्रसव कराया गया। प्रसूता द्वारा जन्म दिए गए बालक के कमजोर होने पर तत्काल ही उसे SNCU में भर्ती कराया गया। जब तक परिजन बच्चे को भर्ती कराकर अस्पताल पहुंचते, तब तक प्रसव के बाद प्रसूता को अत्यधिक ब्लीडिंग होने लगी। परिजनों की माने तो उन्हें बताया गया कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके पहले 2 बॉटल रक्त की व्यवस्था और उसके बाद 5 बॉटल रक्त की व्यवस्था करने कहा गया। परिजन जैसे जैसे रक्त का इंतजाम होता गया, वैसे वैसे रक्त लाते गए। लेकिन दूसरी बार ऑपरेशन के लिए प्रसूता को लेकर जाने के बाद परिजनों को उसकी मौत की खबर मिली, जिससे परिजन आक्रोशित हो उठे और अस्पताल में जमकर हंगामा मचाते हुए इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की, जहां से कोतवाली पुलिस जैन अस्पताल पहुंची और प्रसूता की मौत के मामले में मरकायम कर शव को बरामद कर उसे PM के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया, जिसके शव का मंगलवार 22 नवंबर को PM कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतिका अंबे के पिता नीमा पंचेश्वर ने बताया कि यह उसकी लड़की की पहली डिलीवरी थी, जिसे सुरक्षित प्रसव के लिए उसे जैन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन ऑपरेशन से प्रसव और उसके बाद उसे हो रही ब्लीडिंग के कारण किए गए दोबारा ऑपरेशन के कारण उसकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि प्रसव के दौरान चिकित्सक ने पूरी लापरवाही बरती है। यदि उन्हें पता था कि प्रसूता के साथ ऐसी दिक्कत आ सकती है तो वह इसके बारे में परिजनों से चर्चा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और बेटी की जान ले ली। मेरी बच्ची की जान इस वजह से गई है, सिस्टर ने ब्लड जाने की वजह से उन्हें डबल कम आईसीयू रूम में ले गई, यानी उसका बोली कि मच्छरदानी को निकालना पड़ेगा, बोला मच्छरदानी को निकालना पड़ेगा, बोले मच्छरदानी खराब हो गया, हाँ बच्चादानी वो खराब हो गया, बोले उसको निकालना पड़ेगा, बोले तो ब्लड कम हो जाएगा बोले, और बस उतना बोली और बोले ब्लड का इंतजाम करो। हम लोग ब्लड के लिए 2 आदमी गए, जवई और ससुरा 2 आदमी गए हम लोग, और वहाँ से 2 ब्लड की पैकेट लाए, और फिर उसके बाद बोले 5 और लगेगा, बोले मैं बोला 5 और लाते हैं, अभी 2 तो लगाओ। उसके बाद में हम आधा घंटा वहाँ पे रुके, ब्लड के लिए हमारे भतीजा को पहुँचाया मैंने जवई के साथ में डॉक्टर शिव कुमार के यहाँ। तो वहाँ पे डॉक्टर शिव कुमार के यहाँ 3 पैकेट का क्या बोले उनने शुरू में 6,000 बोले 3 पैकेट का 2,000, और उसके बाद में क्या बोलने लगे 1 पैकेट का 3,000 रुपये लगेगा बोले। तो हम बोले वो भी ठीक है, वो भी देते हैं हम लोग। तो क्या लग रहा है आपको, क्या वहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से? डॉक्टर की पूरी लापरवाही, मेरी बच्ची को डबल ले जाके ऑपरेशन में मेरी बच्ची की वो निकाले और मेरी बच्ची खत्म हो गई। वहीं मरारमाली समाज के पूर्व अध्यक्ष रमेश नागेश्वर ने कहा कि बीते 21 नवंबर की शाम लगभग 7:30 बजे ऑपरेशन से प्रसव कराया गया। बेटा 1 किलो 200 ग्राम का होने के कारण उसे एसएनसीयू में भर्ती कराकर परिजन पहुंचे ही थे। परिजनों को बेटी की मौत की खबर मिली, जो चिकित्सकों की लापरवाही को प्रदर्शित करता है। हमारी मांग है कि इस मामले में पुलिस गंभीरता से जाँच करे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। मैं रमेश नागेश्वर, पूर्व जिला मरारमाली पूर्व जिला मरारमाली समाज अध्यक्ष। जी, क्या घटना हुई थी पूरी? ये हुआ रात में यहाँ हॉस्पिटल ले गए उसको शाम को, और शाम को हॉस्पिटल ले गए, ऑपरेशन हुआ रात के करीब 7:30-8 के करीब। तो उसका ऑपरेशन होने के बाद बच्चा पैदा हुआ, लड़का स्वस्थ बच्चा पैदा। तो क्या हुआ 1 किलो 200 ग्राम का था। उसके बाद में उसको इमरजेंसी उसमें ले जाना पड़ा, क्योंकि बच्चा स्वस्थ नहीं था, कमज़ोर था, और कमज़ोर के कारण उसको आईसीयू मशीन जो थी उसमें ले गया। वहाँ से वापस आए तो उसका ब्लडिंग चालू हो गया। अच्छा, ये बताइए अभी बच्चा स्वस्थ है कि नहीं? स्वस्थ है अभी बच्चा, ठीक है। तो फिर माँ एक्सपायर हो गई है? माँ एक्सपायर। क्या किसकी वजह से लग रही है, क्या लग रहा है आपको? तो डॉक्टर की वजह से डबल ऑपरेशन हुआ। पहले ऑपरेशन हुआ, बच्चा पैदा हुआ, फिर उसके बाद में ब्लडिंग चालू हो गई। ब्लडिंग चालू होने के बाद में उसको फिर तुरंत ऑपरेशन किया गया। कौन डॉक्टर ने किया था ऑपरेशन? डॉक्टर कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती किए थे आप? जैन हॉस्पिटल। कौन सी डॉक्टर? शिंदे कोई शिंदे जैन हॉस्पिटल में भर्ती किया। और फिर उसके बाद में ऑपरेशन होने के बाद में ब्लड की ज़रूरत पड़ी, ब्लड की ज़रूरत पड़ी। ब्लड के लिए गए बेचारे, और ब्लड के लिए गए और लाए, पैकेट भी लाए, लेकिन वो काम नहीं आया। अच्छा, पैसे की मांग भी कर रहे थे करके सुनने मिला है? हाँ, 20,000 रुपये। किसने मांग किया था? डॉक्टर ने। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले में? हम यही चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई दहिया ने बताया कि मामले की जानकारी के बाद कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत साहब और अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे थे, जिसमें मर कायम कर मामले की जांच की जा रही है। लड़की अमृतिका अम्बे, पति संजय नागेश्वर, 26 वर्ष, निवासी जो है धारावासी लालवर्दा की रहने वाली है। ये डिलीवरी हेतु तो जैन अस्पताल में भर्ती हुई थी, जो वहाँ कल दिनांक को उनके परिजनों ने बताया कि डिलीवरी हुई थी, और इनका बच्चा थोड़ा कमज़ोर था तो इसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए थे। बताते हैं कि उसमें डिलीवरी सीजर से हुई थी, और उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसा उनका कहना है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने से इलाज दौरान उसकी मृत्यु हुई है। थाना में मर्ग क्रमांक 61/2022 कायम कर जांच में लिया गया है। मौके पर थाना प्रभारी महोदय कोतवाली उपस्थित थे। वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी सूचना दे दी गई है।
और मर्ग की जांच की जा रही है। क्या डॉक्टर की तरफ से भी नहीं, डॉक्टर पैनल से इसका, जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश है, डॉक्टर पैनल से उसका पीएम कराया गया है और अभी इसकी जांच जारी है। नहीं, वहाँ पे हंगामा भी हुआ काफ़ी, क्या डॉक्टर हंगामा की तरफ नहीं से हुआ है, परिजन लोगों ने बड़ी शालीनता से इसका परिचय दिया है और उन्होंने यही बोला है कि अस्पताल की ये संभवतः कहीं लापरवाही बताया है उन्होंने अभी कि मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, ऐसा अभी जांच जारी है इसकी।